So, in the today's session, we are going to talk about the new programming paradigm. Till now, we had already discussed about the shell scripting कैसे होती है Python में. Okay, हमने functional programming के बारे में बात करी, हमने modular programming के बारे में बात करी. From here onwards, your advanced Python, like जो usable use case things जो होंगे, जो आप अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करोगे, वो कोड यहाँ से या इससे पिछले टॉपिक से स्टार्ट हो चुका है बेसिकली. लेकिन ये पैराडिगम आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखोगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखने वाले हो इस प्रोग्रामिंग पैराडिगम को बेसिकली. सो ये है क्या एक्चुअली, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. अभी तक हमने बहुत पाइथन पढ़ी थी और पाइथन के अंदर हमने काफी सारे तरीकों से कोड करा था. हमने पाइथन के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग करी थी, हमने पाइथन के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग करी थी, हमने बहुत कुछ करा था. लेकिन जो सब कुछ हम यूज करते थे, लेट्स हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे गाइस, इफ यू रिमेंबर, लाइक आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल x एन इन विच आई एम असाइनिंग सम वैल्यू, लेट्स से 10. और अगर मैं इसका टाइप की डिमांड करूं, लेट्स से x, मेरे को इसका टाइप जानना है. सो मेरे को x का टाइप क्या मिलता था, क्लास इंट. इसने ये नहीं बताया कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इट इज सेइंग इट इज ऑफ क्लास इंट. दैट इज द रीजन गाइस, फ्रॉम द बिगनिंग मैं कहता हूं आपको कि पाइथन के अंदर हमारे लिए, यूं मान लो, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल है ही नहीं. प्रिमिटिव क्या होता है, जो प्रीली डिफाइंड हो. जो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो जावा हो या जो भी हो, उसकी वर्चुअल मशीन को उस डेटा टाइप के बारे में पहले से ही पता हो, वो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है. लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं. पाइथन के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लास. अब ये क्लास क्या होती है, ये oops का एक पार्ट है बेसिकली. क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है. क्लासेस क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसे यूज करते हैं, ये इतनी ज्यादा यूज क्यों होती है बेसिकली. अगर आपको सी गाइस कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज करना होता था, तो आप क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ जो भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल आई विश टू यूज, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, लेट्स से फ्रॉम URL lib 3, मैंने यहाँ पर बोला URL lib 3 में से मुझे इंपोर्ट करना है बेसिकली एक क्लास को, दैट इज पूल मैनेजर, लेट्स से. ओके, सो दैट्स इट, वो क्लास हमारे को मिल गई. अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि ये पूल मैनेजर क्या है हमारे लिए, सो ये क्लास बोला जाएगा. लेकिन क्लास होती क्या है, क्यों हम क्लास में ही इस चीज को बनाते हैं, इनको क्लासेस दो. सो सॉरी, इट इज सेइंग टाइप. मैंने टाइप ऑफ पूल मैनेजर पूछा, तो पूल मैनेजर ऑलरेडी क्लास है, तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ पूल मैनेजर टाइप करना था यहाँ पर. तो मेरे को क्लास पूल मैनेजर देखने को मिल रहा है कि ये पूल मैनेजर खुद ब खुद एक क्लास ही है. दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. ओके, लेकिन ये क्लास के थ्रू क्यों बनाया जाता है, क्लास के थ्रू बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक ये चीज हमारी जो है रीयूजेबिलिटी. सो oops का सबसे पहला बढ़िया फीचर, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यूज होती है oops, तो पहला फीचर है रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मतलब आपको अपने, सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ पाइथन स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको 10 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, सपोज 10 स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है. तो सपोज एक x बनाया है आपने, जो एक वेरिएबल है, ऑफ विच काइंड, वो स्ट्रिंग काइंड का बनेगा खुद ब खुद. एक y बनाया है आपने, जो भी एक वेरिएबल ही है, और वो भी एक स्ट्रिंग काइंड का ही वेरिएबल होगा हमारा. ठीक है, लेकिन इफ यू रिमेंबर गाइस कि हर एक वेरिएबल के पास स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल होती है. मतलब हर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए पाइथन आपको इतने सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस या मेथड्स देता है कि ये काम अपने स्ट्रिंग के साथ आप ऑलरेडी कर सकते हो. तो डेफिनेटली ये सारे के सारे काम, ये सारे के सारे फंक्शंस और ये सारे के सारे मेथड्स, यूटिलिटी मेथड सपोर्ट कहीं ना कहीं तो डिफाइन हुए होंगे. उस जिस जगह पर ये डिफाइन हुए उस जगह को क्लास कहते हैं. ठीक है, जिस जगह पर ये डिफाइन हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम क्लास कहते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल क्लास. और ये जो स्ट्रिंग क्लास है, तो सपोज ये जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है, और ये स्ट्रिंग क्लास कहीं पर एक ही बार बनी है, तो सपोज दिस इज आवर एंटायर पाइथन, ये हमारी एंटायर पाइथन है. ठीक है, और इस एंटायर पाइथन में समवेयर बहुत सारी अदर क्लासेस अवेलेबल हैं. तो सपोज यहाँ पर एक इंट क्लास अवेलेबल है, क्योंकि इंट के पास भी बहुत सारी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट होती है. अगर dir करके देखोगे आपको मिल जाएगा. हमारे पास str है, हमारे पास लिस्ट है,
हमने टपल पढ़ा था, तो हमारे पास टपल भी है, हमारे पास और भी चीजें अवेलेबल है। सो लेट्स से हमारे पास सेट भी है, हमारे पास डिक्शनरी भी है, हमारे पास पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्लासेस से ही रिप्रेजेंट होती है। लेकिन वाई ऑल दोज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लासेस ओनली? उनको क्लासेस के थ्रू ही रिप्रेजेंट क्यों कराया जाता है? क्योंकि क्लासेस के थ्रू कोड रीयूजेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा एनहेंस हो जाती है। बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है का मतलब लाइक स्ट्रिंग के अंदर वी नो दैट इतनी सारी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल है। तो अगर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया तो उसके लिए इतनी सारी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट स्कोप में है, ठीक है। फिर मैंने एक और बनाया तो उसके लिए क्या ये दोबारा से स्कोप में आएगी, दोबारा बनाया जाएगा इतने सारे स्टफ को? कितनी ज्यादा मेमोरी घेरेगा, कितना ज्यादा टाइम ये कंज्यूम करेगा? अगर हर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए इतनी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट बार बार बनने लग गई तो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर गोइंग टू टेक टू मच टाइम। और अगर मैं इसे प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू, चलो पहले मैं बिना प्रोग्रामिंग एग्जांपल के लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। तो सपोज यू आर गोइंग टू अ बजाज शोरूम, आप एक बजाज शोरूम में जा रहे हो और वहां पर से जाकर अपनी एक रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली एक पल्सर बाइक को बाय करना है आपको, ठीक है। तो सपोज आपने पल्सर की एडवेंचर स्पोर्ट्स सीरीज ली है 200 सीसी की, तो आपने पल्सर की 200 सीसी की एक पल्सर बाइक ले ली, ठीक है। और आपने ये बाइक ली, आपको ये बाइक बहुत अच्छी लगी, तो आपने एक दूर रह रहे कजन को भी यही बाइक लेने के लिए सजेस्ट करा। तो सपोज आपने तो ये बाइक ली है न्यू दिल्ली में से, आपने ये जो बाइक ली है हमारी, आप रहते हो न्यू दिल्ली में, और आपका जो कजन है वो सपोज समवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, ठीक है। सो न्यू दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर बहुत फार है बेसिकली, तो बहुत मतलब बहुत दूर है। तो ऑब्वियसली बात है वो JNK से हमारे लिए न्यू दिल्ली पे तो वो पल्सर बाइक खरीदने आएगा नहीं। वो वही पल्सर बाइक उस जम्मू एंड कश्मीर के ही किसी भी बजाज के बग्गालिंग के शोरूम में जाकर वो खरीद सकता है उसी सेम बाइक को, और उसको बिल्कुल सेम फीचर्स मिलेंगे। लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल? उसको सेम फीचर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो कंपनी है बजाज, जो बग्गालिंग बेसिकली कंपनी है हमारी, ये कंपनी ने जब इस बाइक को डिजाइन करा तो सबसे पहले इस कंपनी ने क्या करा था, इस बाइक को डिजाइन करा, तो डिजाइन करके सबसे पहले इस कंपनी ने इस बाइक का एक प्लान रेडी करा, ठीक है। इस प्लान को रेडी करने के बाद अब बजाज के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आएंगी, तो सपोज ये सारी बजाज की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, ठीक है। सो न्यू दिल्ली में जो इंपोर्ट होती है बाइक्स वगैरह जो आती है हमारी, वो सपोज इस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से आती है, और JNK में जो आती है वो इस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से आती है सपोज, ठीक है। तो यही प्लान सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को हैंड ओवर कर दिया गया। इस प्लान को फॉलो करके ही उन सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने उस बाइक को बनाना स्टार्ट करा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब जने मिलकर एक ही प्लान को फॉलो करते हुए किसी चीज को बना रहे हैं, तो जो इस वाले हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनी होगी बाइक और जो इस वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनी होगी बाइक, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस होने के चांसेस हैं गाइस? नहीं, डेफिनेटली नॉट। वहां पर कोई डिफरेंस होने के चांसेस नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दे ऑल आर फॉलोइंग द सेम प्लान, ठीक है। सो प्लान एक ही बार बनता है, उस प्लान को फॉलो करके रिजल्ट, मान लो इस वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी है कि ये एक सिंगल डे में उस प्लान की 100 बाइक्स क्रिएट कर देता है, ये 100 बाइक्स बना देता है, मैन्युफैक्चर कर देता है। और ये वाले स्टोर यूनिट की कैपेसिटी है सपोज ये 200 मैन्युफैक्चर कर देता है, और ये वाले यूनिट की कैपेसिटी है ये मान लो 1000 अराउंड एक दिन में कर देता है। लेकिन सब के सब एक ही कॉमन प्लान को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये 200 प्रोडक्ट्स हो गए, ये 1000 प्रोडक्ट्स हो गए, या ये 100 प्रोडक्ट्स हो गए, सब में सेम फीचर सेम डिजाइन सब कुछ सेम मिलेगा। तो वेदर मैं बजाज न्यू दिल्ली से बाय करूं या बजाज मैं बेसिकली JNK से बाय करूं, मेरे को फीचर सेम ही मिलने वाले। सो अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को प्रोग्रामिंग में लेकर जाऊं तो ये प्लान जो होता है ना, ये क्लास होती है, ठीक है। एक ही बार बनाया जाता है प्लान। सो जैसे आप ये जो स्ट्रिंग यूज करते हो, तो इस स्ट्रिंग को जब पाइथन बन रही थी, जब गाइडो वेंडरसन सर ने पाइथन बनाई थी, तो उन्होंने एक ही बार स्ट्रिंग बनाई, यानी कि एक ही बार प्लान बनाया। और जो आप अब यूज करते हो स्ट्रिंग, लाइक आपको क्या करना होता है, जस्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने जस्ट a इक्वल्स टू समथिंग कर दिया और आपका स्ट्रिंग बन के रेडी हो गया। तो आपने उस प्लान को फॉलो करके एक रिजल्ट अचीव करा, यानी कि आपको उस प्लान का रिजल्ट मिला, और उस प्लान के रिजल्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस प्लान के रिजल्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो, आप कभी भी क्लास के साथ काम नहीं करते। अगर आप क्लासेस बनाते हो तो आप प्लान्स बनाते हो, और प्लान्स यानी कि API। क्लासेस मेनली APIs बनाने को यूज होती हैं, और API होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
ऐसा एक एप्लीकेशन जिसे कोई इंसान नहीं चलाएगा, उसे कोई और एप्लीकेशन ही चलाएगी। लेट्स से बेसिकली कि अगर मेरे को यहाँ पर मैंने यूआरएल लिब को इंपोर्ट करा, तो ये पूल मैनेजर जो है ये एक एपीआई है। क्यों एपीआई कह रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि इससे मैं डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहा हूँ नहीं, मेरा प्रोग्राम इनसे इंटरेक्शन कर रहा है। मैं कभी भी इस तरीके से अपनी फाइल को रन करूंगा क्या? मैंने पूल मैनेजर ऐसे ही इंस्टॉल कर लिया और मैं यहाँ पर जस्ट लिख दूंगा कि पाइथन पूल मैनेजर जो भी है हमारा और .py उसका एक फाइल का नाम है, वो इस तरीके से मैं उसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ? नहीं, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, वो प्लान है। आप प्लान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। प्लान को फॉलो करके जब तक आप रिजल्ट अचीव नहीं कर लोगे, उस रिजल्ट के साथ हम वर्क करते हैं, हम कभी भी प्लान के साथ वर्क नहीं करते। जस्ट लाइक आप बाइक को चलाओगे, यू विल नॉट राइट द प्लान ऑफ दैट बाइक। आप उस बाइक के ब्लूप्रिंट को, उसके आर्किटेक्चर मैप को नहीं चलाने वाले, आप उस बाइक को चलाओगे। ठीक है, सो क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अभी oops क्या है वो रिमेन है बताना, लेकिन अभी ये क्लियर है व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Yeah, so Prashant is saying yes, so Vaibhav is also saying yes, so everyone is saying yes, so I think it is clear for all of you guys. So ये जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मिलाकर ये जो हम पूरा पैराडिगम चला रहे हैं, इसी को हम oops का पहला फीचर कहते हैं। ये हमारे oops का पहला फीचर है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट या ये पूरा प्रोसेस जो भी है, यू मान लो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा सिनेरियो जो आता है इसमें, इसको हम oops का हमारा सबसे पहला फीचर एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, इसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इस तरीके के सिर्फ यही एनकैप्सुलेशन नहीं, oops के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, oops के अंदर एनकैप्सुलेशन है, oops के अंदर इनहेरिटेंस है, oops के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, oops के अंदर बहुत सारे बेसिकली फीचर्स हैंगे, एब्स्ट्रैक्शन है, oops के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। तो मतलब हम बहुत सारे फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एनकैप्सुलेशन के साथ। oops क्यों फेमस है? क्योंकि इसके थ्रू जो हमारे को वैरायटी ऑफ फीचर्स मिलती है, वो वैरायटी ऑफ फीचर्स डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है। मोस्टली oops की हेल्प से आप रीयूजेबल कोड लिख सकते हो। और कई आप बेसिकली अगर होमवर्क भी करोगे, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाकर सर्च करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू राइट रीयूजेबल स्टफ, रीयूजेबल कोड। सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है रीयूजेबल कोड लिख सके बंदा। तो रीयूजेबल कोड लिखने के लिए आपको इनेबल करता है oops। दैट इज व्हाई oops इज टू मच फेमस। ओके, बहुत ज्यादा यूज होता है पैराडिगम। सो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? बेसिकली एनकैप्सुलेशन इस एंटायर प्रोसेस को ही कहते हैं कि एक प्लान को फॉलो करके एक ऑब्जेक्ट को बनाया, उस ऑब्जेक्ट के साथ वी आर वर्किंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एनकैप्सुलेशन। और अभी तक आप एनकैप्सुलेशन की चीजें यूज कर रहे थे, अभी तक आप काफी सारे डेटा टाइप्स यूज कर रहे थे, अब हम उन्हें बनाएंगे। Okay guys, is this understood to all of you? Yes, sir. Yeah, so let's get going Yes, sir. and have a common syntax understanding of encapsulation. Okay, so main.py object oriented programming most famous programming paradigm है, we all know that, ये हम सबको ही पता है अब कि ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो फीचर्स ये हमारे को देता है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अभी हम इसके पहले फीचर्स को पढ़ रहे हैं और उस फीचर का नाम है एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन होता क्या है एक्चुअली, ये देखते हैं। रैपिंग of data with their operating methods. Okay, so wrapping of data with their operating methods is called basically encapsulation। अगर आप डेटा के साथ उसके ऑपरेटिंग मेथड्स को जोड़ देते हो तो हमारा वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। सो रैपिंग ऑफ डेटा विद देयर ऑपरेटिंग मेथड्स इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। जस्ट लाइक यहाँ पर आया मैं, ये हमारे पास ये डॉस अवेलेबल है। ओके, सो पाइथन शेल ओपन कर ले रहा हूँ मैं इसमें। लेट्स ओपन द पाइथन शेल ओवर हियर और लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज मेथड, व्हाई दे आर मैप्ड विद या रैप्ड विद समथिंग।
वो क्यों होते हैं? कई यूनिवर्सल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है गाइस, लाइक प्रिंट। प्रिंट एक यूनिवर्सल फंक्शन है जिसके अंदर whatever kind of object you wish to give, you can give. Like integer you can give, boolean you can give, string you can also. Okay, so आप कोई भी वैल्यू इसमें दे दो, it is going to print those values onto the console. This is the duty of this print function. It is function guys, it is not a method. Methods are always linked with their operating data. Okay, so methods डेटा के साथ जुड़े हुए होते हैं. ये print function किसी भी तरीके से इस 45 से जुड़ा हुआ है, या इस 2 से जुड़ा हुआ है, या इस कृष्णा से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ. अगर मैं ये तीनों वैल्यूज इसमें नहीं दूं तो क्या प्रिंट मेरे को एरर दे देगा? नहीं देगा. सो डेफिनेटली ये सब के सब जो है हमारे डेटा और ये फंक्शन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रेलिवेंसी नहीं है. ये बिल्कुल ही अपार्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग. दैट इज व्हाट वी कॉल बेसिकली द फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ पाइथन. सो ये एक यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ पाइथन है. लेकिन लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल नेम डेटा और डेटा कृष्णा. ओके, और आई एम क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल x दैट इज इंटीजर, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. सो डेटा पे डॉट अपर मैंने कॉल करा, सो दैट विल वर्क फाइन और गेट मी द न्यू रिजल्ट, क्योंकि स्ट्रिंग का ही मेथड है ये. यूटिलिटी मेथड सपोर्ट आई यूज्ड टू से, याद होगा गाइस आपको, यूटिलिटी मेथड सपोर्ट मैं बोलता हूं उसे. सो डेटा डॉट अपर हमारे को मिल गया, तो डेटा के अंदर जो भी वैल्यू थी मेरे को उसका अपर केस वर्जन मिल गया. लेकिन अगर मैंने x डॉट अपर करा, सो सी व्हाट वी आर गेटिंग, इंट ऑब्जेक्ट्स हैज नो एट्रीब्यूट लाइक अपर. इंट ऑब्जेक्ट के पास अपर नाम की कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है. मतलब ये जो अपर है ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड है जो जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग काइंड के डेटा के साथ, और आप इसे सिर्फ स्ट्रिंग काइंड के डेटा के ऊपर ही कॉल कर सकते हो. ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, एनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम अपने डेटा को, यानी कि जिसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसे जोड़ देते हैं उसके ऊपर करे जाने वाले ऑपरेशन के साथ. तो वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ही परफॉर्म करा जा सकेगा, और किसी पे वो परफॉर्म नहीं करा जा सकेगा. इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज? What I'm trying to say, wrapping of data with their operating method means, yeah, so Vaibhav is saying yes. So I think it is clear for all of you guys. So Rohit is also saying yes. So, and I think it is clear for all of you guys. So let's move ahead and talk about this thing again. Okay, so let me go over here. See, whenever you dir over any kind of object, like integer object has various things, like इसमें underscores वाले, we will definitely study about these methods as well, just because मैंने जब हम collection framework of Python या data structures of Python पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि हम इनके साथ आगे जाकर डील करेंगे. जब हम oops पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अब हम इनके साथ भी डील करने वाले हैं. लेकिन सी, यहाँ पर काफी सारी और यूटिलिटी मेथड सपोर्ट भी है, तो दे मस्ट बी डिफाइंड समवेयर, वो कहीं ना कहीं तो बने होंगे. तो जहां इंट क्लास बनी है, क्योंकि मैं जब टाइप ऑफ एक्स पूछता हूं तो मुझे मिलता है क्लास है, तो जहां पर इंट क्लास बनी है उस क्लास के अंदर ये काफी सारे बेसिकली कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है. ठीक है, सो ये किस तरीके से बनते हैं, कौन सा कब बनाया जाता है, कितने काइंड्स के होते हैं ये, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक स्ट्रक्चर डिस्प्ले. एक क्लास कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है. जैसे कि एक इंट क्लास है, तो मैं एक अपनी खुद की क्लास बना रहा हूँ. सो क्लास इज अ कीवर्ड ऑफ पाइथन व्हिच हेल्प्स यू टू क्रिएट द क्लास, और मैं बोल रहा हूँ इसे माय डेटा टाइप. इफ यू रिमेंबर द गाइस फर्स्ट क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि व्हेनेवर यू यूज, लाइक व्हेनेवर यू नीड टू क्रिएट द क्लास, उसका नाम कुछ ऐसे दोगे. हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए. दिस इज द कन्वेंशन, बट इट इज रिकमेंडेशन, नॉट नेसेसरी टू डू. सो डिपेंड्स ऑन यू कि करना चाहते हो ना करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, सो क्लास, सबसे पहले इस क्लास के अंदर ये होती है इसकी डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग. ओके, ये डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है, मतलब इस क्लास का पर्पस क्या है. जब भी हम अगर कोई अदर मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जब बात करते हैं, लेट मी गेट हेल्प ऑन str क्लास, तो सी हमारे को ये काफी सारी स्ट्रिंग लिखी हुई देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और मतलब इसने बहुत सारी डिटेल हमारे को लिख कर दी. तो क्लास बनाते टाइम ही, इस प्लान को बनाते टाइम ही आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं. तो अगर आपने इसे बनाते टाइम बताया था तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी हेल्प फंक्शन के थ्रू, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है. सो अगर आप एपीआई बना रहे हो तो डेफिनेटली वो एपीआई कोई और पर्सन यूज करने वाला है. तो उस एपीआई के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लिखना एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस की पहचान है. बेसिकली गुड प्रोग्रामर कह सकते हैं हम उसे, जो डॉक्यूमेंटेशन लिखता है बंदा. सो डॉक्यूमेंटेशन लिखना रिकमेंडेड, हमेशा रिकमेंडेड.
इसके बाद क्लास के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम वी आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कंपोनेंट्स। सो सबसे पहला डेफ। इस डेफ से हम ऑलरेडी फैमिलियर है, हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये डेफ बहुत बार देखा था। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, जो फंक्शन क्लास के बाहर बनता है उसे हम फंक्शन ही कहते हैं, लेकिन जिस फंक्शन को हमने क्लास के अंदर बना दिया वो हमारा मेथड कहलाता है। ठीक है, सो डेफ की हेल्प से मेथड्स भी बनते हैं, फंक्शंस भी बनते हैं। जो भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस या टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट वगैरह हमने फंक्शंस में पढ़ी थी, वो सब के सब एप्लीकेबल होते हैं मेथड्स पे भी। ठीक है, सो डेफ स्पेस ये हमारा एक स्पेशल मेथड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और एक ये स्पेशल वेरिएबल है सेल्फ। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस स्पेशल, मैंने स्पेशल क्यों कह रहा हूँ, आपको वेरिएबल्स के रूल के टाइम पे ही बताया होगा मैंने कि अंडरस्कोर प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन पाइथन। सो डेफिनेटली ये अगर इस मेथड का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर से एंड हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ तो स्पेशलिटीज है। सो ये है क्या चीज, इस मेथड का ऑफिशियल नेम अगर मैं बताऊं, आप इसे इनिशिएटर भी कह सकते हो, और इसे प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अगर नेम के अकॉर्डिंगली जा रहे हो तो फुल्ली इसे इनिशिएटर कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज का इनिशिएटिव लेता है ये वही है, जो सबसे पहले पहल करता है ये वही है हमारा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर, अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वी विल गेट दैट लेटर, लेकिन ये पहला हमारा कंस्ट्रक्टर। फिर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी हाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, और ये है हमारा बेसिकली जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। ये हमारा डिस्ट्रक्टर है जो हमारे लिए चीजों को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सो ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। ओके गाइस, सो क्या करते हैं ये, इनके बारे में हम डेप्थ और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको आई एम जस्ट मेकिंग यू फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, कि एक क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। डेफ, फिर हमारे पास होता है एक ये इंस्टेंस मेथड। अभी तक हमारे को फंक्शंस के बारे में पता था सिर्फ, अब वो फंक्शन को मेथड कहते हैं, और उन मेथड्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सो Rohit is saying कि he has a question. So Rohit, will you please ask your question after this structure definition? Okay. So pass instance method. अब ये instance method क्या होता है, मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि इसके नाम में ही मैंने लिख दिया ये instance method है हमारा। ओके, उसके बाद डेफ हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके के मेथड्स होते हैं, तो ये है हमारा स्टैटिक मेथड, @static मेथड जिसके ऊपर लिखा होता है वो हमारा स्टैटिक मेथड होता है। तो डेफ स्टैटिक मेथड, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। ओके, और इसके अंदर कोई सेल्फ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, और क्यों नहीं होती वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। फिर डेफ एक हमारे पास अवेलेबल होता है इसमें क्लास मेथड, ये नोटेशन होती है, आपको अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबिलिटी आ रही होगी इसकी। क्या है ये वाले हमारे डेकोरेटर्स। ओके, ये हमारे डेकोरेटर्स हैं। सो स्टैटिक मेथड, फिर आता है हमारा क्लास मेथड। अब ये क्लास मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्यों बनाया जाता है इन्हें, अब हम इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज हमारे पास अवेलेबल है कंस्ट्रक्टर, दूसरी डिस्ट्रक्टर, तीसरी इंस्टेंस मेथड, चौथी स्टैटिक मेथड, पांचवी क्लास मेथड, और ये एंटायर स्ट्रक्चर अभी भी नहीं है क्लास का। इस क्लास के अंदर, एक कॉमन क्लास के अंदर इससे ज्यादा चीजें होती हैं। सो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग होती क्या है, मैंने ये क्लास तो बनाकर रेडी कर दी, और मैं इसे इवन यहाँ पर आकर इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कि मुझे इंपोर्ट करना है उस क्लास को, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट फ्रॉम मेन, मेन नाम है उसका, उसमें इंपोर्ट है मेरी, मैंने क्लास का नाम रखा है माई डेटा टाइप, माई डेटा टाइप, और मैंने उसको इंपोर्ट भी कर लिया। सो वो इंपोर्ट भी हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, हमारे पास वो इंपोर्ट होकर आ चुकी है। अब अगर इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो या लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता तो क्या करते थे आप, ls इक्वल्स टू लिस्ट, इस तरीके से एग्जीक्यूट कराते थे। मतलब क्लास के नाम को आपको फंक्शन की तरह कॉल करना होता है और उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर मैं अब इसका टाइप पूछूंगा ls का, तो मेरे को क्या मिलेगा, सी क्लास लिस्ट वी आर गेटिंग, व्हाट वी आर गेटिंग इज क्लास लिस्ट, हमारे को क्लास लिस्ट मिल रहा है। ओके,
हमारे को यहाँ पर क्लास लिस्ट मिल रहा है सी। ओके, सो अगर मेरे को माई डेटा का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? सो लेट्स से ओबीजे इक्वल्स टू माई डेटा टाइप, अपने क्लास के नेम को फंक्शन की तरह कॉल कर दो एंड एंटर दबाओ। अब अगर इसका टाइप इफ यू विश टू आस्क, अगर इसका टाइप पूछने की कोशिश करोगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, क्लास मेन मॉड्यूल के अंदर एक माई डेटा टाइप क्लास है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, मतलब ऑब्जेक्ट बन के मिल गया। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाकर दिया किसने? यहाँ पर तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और हम जानते हैं कि जब भी किसी फंक्शन की कॉल होती है तो वो जब वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू असाइन होती है हमारे वेरिएबल में। जैसे कि अगर मैं लेन फंक्शन की कॉल करता हूँ, सो लेट्स से x इक्वल्स टू लेन, तो इस x के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये लेन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है ना? इस x के अंदर किसने वैल्यू डाली होगी हमारे लिए? इस लेन फंक्शन ने डाली है। लेकिन क्लास के अंदर तो इतने सारे मेथड्स हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने वैल्यू डाली? सो दिस कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, सो ये हमारे कंस्ट्रक्टर की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है? सो पास वगैरह जो भी लिखा है लिखे रहने दो, और इसके आगे मैंने ये मेरे इस कंस्ट्रक्टर की है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर initializing newly created object। इसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को डालने की, इस कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो, ठीक है? सो कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड थिंग वी नो दैट, अब हमारे को पता लग रहा है कि जैसे x के अंदर वैल्यू किसने डाली थी लेन में, तो ओबीजे के अंदर वैल्यू किसने डाली? क्योंकि मैंने तो माई डेटा को एज कॉल करा मेरे कॉल के नेम की तरफ, लेकिन कौन सा फंक्शन इंटरनली फायर हुआ था? ये है, ये वाला फंक्शन। सो अगर चाहो तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जिसके थ्रू यू कैन गेट टू नो कि कंस्ट्रक्टर हमारा चला था या नहीं चला था। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड हमारे को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा जब भी हम अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले शेल बंद करना पड़ेगा। सो मैंने शेल क्लोज करा, पाइथन शेल अगेन रन करा, मैंने बोला फ्रॉम मेन इंपोर्ट करो एक क्लास जिसका नाम है माई डेटा टाइप, वो क्लास आ गई। obj इक्वल्स टू माई डेटा टाइप, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे को स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ मिला? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। जो किस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है स्टेटमेंट? इस इनिट इनिशिएटर के अंदर लिखी हुई है। मतलब जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद फायर हो जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए। सो ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? Sir, can you explain this again once? Yeah, definitely. So whenever you call your function या class name as function call, यानी कि class name के end में जब आप bracket open close कर दोगे तो internally इसके अंदर बहुत सारे methods available। कौन सा method fire हुआ? किस method ने हमारे लिए इस object के अंदर value डाली? So the answer is constructor। जब भी क्लास के नेम को फंक्शन की तरह कॉल करते हैं तो दिस फंक्शन, दिस इनिशिएटर टेक्स द इनिशिएटिव। नाम ही इनिशिएटर है तो इनिशिएटिव तो यही लेगा डेफिनेटली। अगर काफी सारे बंदों का ग्रुप पड़ा हैगा, उस ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो इनिशिएटिव लेने का उसे शौक है, बाकी सब आलसी हैं मान लो, तो उस ग्रुप को कोई एक टास्क करने के लिए कहा गया तो वो इनिशिएटिव लेने वाला जो बंदा था उसको शौक था, वही सबसे पहले आगे निकल गया और उसने वो काम कर दिया। बाकी लोग आलसी थे, उन्होंने नहीं करा। सो आप कह सकते हो ये वो आलसी लोग हैं। डेल और इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड ये खुद नहीं चलते जब तक हम नहीं चलाते इन्हें, खुद नहीं चलते, लेकिन ये इनिशिएटर खुद दौड़ पड़ता है। Understood? Is this understood to all of you guys? Yes, sir. कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हुए उसकी कुछ नेमिंग कन्वेंशन को बाय डिफॉल्ट होती है, ये डेफ जो इनिट है ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है बस? या बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, इनिट के अलावा कुछ और नाम नहीं दे सकते, ये पाइथन का कन्वेंशन है, रूल्स है पाइथन के। ओके, इनिशिएटर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से ही एंड होगा। ओके, उसके बाद here comes the things to the destructor. Destructor gets executed whenever you try to delete something. So whenever, whenever you delete
this class object, this method invoked automatically. So ये एक ऐसा मेथड है, जब भी अब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करोगे, जब कभी भी आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करोगे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ये खुद ब खुद फायर हो जाता है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारे को स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ये हमारे को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तब हमारा ये डिस्ट्रक्टर फायर होता है। Responsibilities: whenever you delete the class object, this method invoked automatically, majorly used for resourceful termination, like resource termination. ये मेजरली रिसोर्सेज को बंद करने के लिए यूज होता है। लाइक अगर इस क्लास में मान लो ये क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये समवेयर इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रही है, जैसे पूल मैनेजर के थ्रू हम एक यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज जा रहे थे। तो जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करा जाएगा तो उस रिक्वेस्ट को बंद करना चाहिए ना, जो सर्वर के साथ कनेक्शन बंद हुआ है उस कनेक्शन को बंद करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग कोड हम इसमें लिखते हैं और ये खुद ब खुद चलता है जब भी आप डिलीट करोगे। तो लेट्स से अभी तो हमारा, मैं अगर अभी डिलीट करता हूँ तो सी डेल ओबीजे कुछ भी नहीं दिखा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं आई, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने अभी सर्वर रिलोड, मतलब मेरा ये शेल रिलोड नहीं करा है, तो मेरे को शेल रिलोड कराना पड़ेगा। पाइथन अगेन लॉन्च करा मैंने, यहाँ पर फ्रॉम मेन इंपोर्ट करा माय डेटा टाइप, अगेन मैंने माय डेटा टाइप को इंपोर्ट कर लिया एंड एंटर प्रेस करा, वी गॉट दैट क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए माय डेटा टाइप और एंटर, constructor created, del obj, destructor executed. Whenever you try to delete, yeah, whenever you delete the class object, this method gets invoked automatically. Okay, is this understood to all of you guys? Yeah, so are we saying yes? So I think, Yes, sir. yeah, so I think it is clear for all of you guys.